एक न्याय की मूर्ति होता है जो कानूनन किसी दोषी को सजा दे सकता है और किसी निर्दोष को बाइज्जत बरी कर सकता है। उसे यह अधिकार हमारा कानून देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हत्या के आरोपियों को जज उम्र कैद या फांसी की सजा देते हैं, परंतु क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी जज को फांसी की सजा मिली हो? परंतु बहुत दुख की बात है कि हमारे ही देश में एक जज को फांसी पर लटकाया गया। सजा से बचने के लिए वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक गए, परंतु राष्ट्रपति ने भी उनकी क्षमा याचिका मंजूर नहीं की। अंततः उन्हें फांसी पर लटकाया गया। वह जज जो दूसरों को फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाता था, उसे खुद ही फांसी पर लटकना पड़ा। आखिर उसके अपराध कितने संगीन थे? हमारे देश की कानून प्रणाली कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े अपराधी क्षमा याचिका के द्वारा बच जाते हैं और उनकी फांसी की सजा उम्र कैद की सजा में बदल जाती है। परंतु ऐसा क्या कारण था कि खुद एक जज को क्षमा याचिका नहीं मिली और उसे खुद फांसी पर लटकना पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत में फांसी सजा दर बहुत ही कम है। आज़ादी से लेकर आज तक मूलतः 50 या 60 लोगों को ही फांसी की सजा मिली होगी, जिसमें से एक नाम इस जज का है जिनका नाम था उपेंद्र नाथ राजखोवा। उपेंद्र नाथ राजखोवा असम के निवासी थे और बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। आगे चलकर उन्होंने अपनी रुचि कानून की पढ़ाई में दिखाई और अथक परिश्रम के बाद वह जज बने। जज एक ऐसा पद है जिन्हें कई स्थानांतरण का सामना करना पड़ता है और इनका निजी जीवन अस्थायी नहीं होता। हर 1-2 सालों के बाद इनका ट्रांसफर आना जाना लगा रहता है और शायद यही वजह रही कि उपेंद्र नाथ राजखोवा का पारिवारिक जीवन अस्थायी नहीं था। हाँ, लेकिन उनका परिवार जरूर अस्थायी था। अपने परिवार को वह असम के गुवाहाटी में रखते, जहां पर उनकी बच्चियां पढ़ाई कर रही थी। वक्त का पहिया घूमता है और वह समय भी आ जाता है जब इन्हें एक उम्मीद की किरण जगती है कि अब वह अस्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहेंगे। मात्र उनके रिटायरमेंट में 1 साल का वक्त शेष रहता है। रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले साल 1969 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रूप में असम के डुबरी जिले में इनकी पोस्टिंग होती है। जैसे ही उन्हें सरकारी बंगला मिलता है, वह बहुत खुशी के साथ अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं और फिर अगले 1 साल तक उनके परिवार का आना जाना लगा रहता है। अपने रिटायरमेंट के कुछ ही समय पहले वह अपने पूरे परिवार को फिर बुलाते हैं, परंतु इसी बीच उनकी 2 छोटी बेटियों का एग्जाम शेड्यूल आ जाता है और उन्हें वापस गुवाहाटी जाना पड़ता है। उनके साथ रह जाते हैं बस उनकी बड़ी बेटी और बीवी। एक दिन सुबह सुबह उनकी नज़र बंगले के गार्डन में काम कर रहे माली के ऊपर पड़ती है। वह उसके पास जाते हैं तथा उसे गार्डन के पिछले हिस्से में 2 गड्ढे खोदने के लिए बोलते हैं और उसके एवज में उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करते हैं। माली जज साहब की बात मान लेता है और 2 गड्ढे खोद देता है। चूंकि जज एक ऐसा ओहदा होता है ना, जहां छोटे लोग कई भी प्रश्न करते हुए कतराते हैं और उनसे बचना चाहते हैं, शायद इसलिए वह माली पलटकर कोई प्रश्न नहीं करता और चुपचाप उनकी बात मानकर काम करने में ही अपनी भलाई समझता है। परंतु शाम के टाइम में जब जज साहब अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं और गार्डन में उन गड्ढों को भरे हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वह सुबह सुबह फिर माली को बुलाते हैं और उसे डांट लगाते हैं और फिर वापस गड्ढों को खोदने के लिए बोलते हैं। चूंकि वह गड्ढा उनकी बीबी को अच्छा नहीं लगता है और वह पुनः माली को बुलाकर उसे वापस भरवा देती है और इसका डांट माली को सुनना पड़ता है। माली फिर से वह गड्ढा खोद देता है और जज साहब अपनी बीबी को बताते हैं कि उन्हें एक विशेष प्रकार का पेड़ लगाना है, जिसकी वजह से उन्होंने यह 2 गड्ढे खुदवाए हैं और दोबारा इसे नहीं भरवाने की गुजारिश करते हैं। इसी बीच जज साहब 2 फरवरी 1970 को रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के अगले 1 सप्ताह तक उनके बीवी बच्चे उनके साथ रहते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं और बाकी सरकारी सेवक भी कम कर दिए जाते हैं। बस मात्र उनके पास एक गार्डन का माली ही रह जाता है, क्योंकि इंसान की वैल्यू तभी तक रहती है जब वह अपने पद पर बना है। अगर एक बार वो अपने पद से रिटायर हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी आम नागरिक की तरह हो जाती है। कल बाग में काम करने वाला माली उनसे डरता था और अब वह 2-4 दिनों से उनके परिवार को नहीं देखता है तो अचानक पूछ बैठता है कि साहब, आपकी बीवी और बच्ची नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं? इस पर जज साहब जवाब देते हैं कि वह अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं किसी शादी समारोह में और वहाँ से वो लोग फिर वापस गुवाहाटी चले जाएंगे और मैं भी रिटायर होकर वापस गुवाहाटी चला जाऊँगा।
माली इस बात को सच मान लेता है और वह चुप हो जाता है। परंतु अचानक माली की नज़र एक गड्ढे के ऊपर पड़ती है जो भरा हुआ है और एक गड्ढा अभी भी खोदा हुआ है। उसके मन में शक की सुई घूमती है, लेकिन वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। इसी बीच जज साहब के दोनों बेटियों का भी एग्जाम समाप्त हो जाता है और वह पुनः वापस अपने पिता के पास आ जाती हैं। और जब अपने माँ और बड़ी बहन के बारे में पूछती हैं तो जज साहब कहते हैं कि वह एक रिश्तेदार के पास गए हुए हैं, 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं ट्राई कर रहा हूं परंतु उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और वह ज़माना भी टेलीफोन और तार का था। आज जैसे मल्टीमीडिया का ज़माना नहीं था कि एसएमएस, एमएमएस और इंटरनेट उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो शायद उनकी बेटियां भी यह मान लेती है कि हो सकता है कि वो कहीं गए हों, 1 या 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। और ठीक इसके 1-2 दिन बाद उनकी दोनों बेटियां भी गायब हो जाती है। परंतु एक शख्स था जो इस घटना पे अपनी नज़र बनाए था। वह उनके घर का माली था, जो देखता है कि दूसरा गड्ढा भी भरा हुआ है, परंतु वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। अब इस घटना के लगभग 2 या 3 महीने बीत जाते हैं और जज साहब भी वह बंगला छोड़ के चले जाते हैं और अचानक अपने सभी रिश्तेदारों से सारे संपर्क तोड़ लेते हैं। जज साहब भले ही अपनी पत्नी और बेटियों से रिश्ता तोड़ लिए हों, परंतु एक अपना जरूर था। जी, ब्रदर शर्मा असम के एक प्रतिष्ठित डीआईजी थे, जिन्हें अपनी बहन और भाजियों की चिंता सताने लगती है। 3 महीनों से उनसे कोई संपर्क नहीं रहता है। वह जज साहब को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद ब्रदर शर्मा को जज साहब का असली पता मिलता है। वह सिलीगुड़ी के एक होटल में ठहरे हुए थे। वहां ब्रदर शर्मा तुरंत एक पुलिस की टुकड़ी लेकर धावा बोल देते हैं। उस होटल के रूम नंबर 7 से जज साहब को पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले जाती है। शुरू में वह जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं करते और अटपटी बातें बता बताकर पुलिस को भरमाते हैं। जब ब्रदर शर्मा बड़ी सख्ती से उनसे पूछताछ करते हैं तब वो बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख कर बताता हूँ। वो लिखते हैं कि अचानक उनकी बीवी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो जाती है और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। उनकी बड़ी बेटी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और जहर खा लेती है और इस तरह दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर जब यह बात दोनों छोटी बेटियों को पता चलता है तो वह तुरंत जज साहब के पास आती हैं और यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और नदी में कूदकर जान दे देती हैं। चूंकि जज साहब एक माहिर खिलाड़ी थे और कानून का दाव पेच उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। उन्हें ऐसे पता था कि वह पुलिस को किस तरह से गुमराह कर सकते हैं और कानून से कैसे खेल सकते हैं। उन्होंने अपने तरीके से भरपूर कोशिश की। फिर भी उन्हें अपने पत्नी और बच्चों से बहुत लगाव था और जिंदगी से उनका नाता ऐसा लग रहा था कि टूटता जा रहा है। वह अपने साले से बोलते हैं कि मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं तुरंत कपड़े बदलकर मैं तो आपके साथ चलता हूं और मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दूंगा। यह कहकर वह बाथरूम में जाते हैं और चाकू अपने पेट में मार लेते हैं। चारों तरफ खून ही खून बहने लगता है और वो भी जोर जोर से कराहने लगते हैं। पुलिस दौड़कर उनके पास पहुंचती है और उन्हें लेकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब जज साहब ठीक हो जाते हैं तब उनकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है और वह अपना गुनाह कबूलते हैं और एक खौफनाक सच बताते हैं और बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी और तीनों बेटियों का कत्ल किया है और उनकी लाश को बंगले के गार्डन के ठीक पीछे दफनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की एक टीम जज साहब के साथ बंगले पर पहुंचती है और वहां गार्डन के पीछे दोनों गड्ढों की खुदाई होती है और वहां से उन्हें उनकी बीवी बच्चों के सड़े गले लाश बरामद होते हैं। यह घटना जो भी सुना वह दंग रह गया, सन रह गया। एक न्याय का देवता ऐसा राक्षस बन जाएगा, किसी को यकीन तक नहीं था। इस केस का ट्रायल लगभग 2.5 साल तक चलता है और 1973 में लोअर कोर्ट से उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। परंतु लोअर कोर्ट को चैलेंज कर वो हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट भी उनकी सजा को बरकरार रखता है। फिर हाई कोर्ट को चैलेंज कर वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनके हक में फैसला नहीं देता है और फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए पत्र भी लिखते हैं, परंतु उनका गुनाह इतना संगीन था कि राष्ट्रपति भी क्षमा याचना को खारिज कर देते हैं और फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। राष्ट्रपति के फैसले के साथ ही उनके डेथ वारंट पे साइन हो जाता है और फाइनली 1976 में उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। इस तरह दूसरों को न्याय देने वाला एक न्यायमूर्ति खुद ही फांसी के फंदे से लटक जाता है। अपने साले के लाख कोशिशों के बावजूद भी वह इस बात का खुलासा नहीं करते हैं
कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों की हत्या क्यों की। आखिर क्या गुनाह था उनका जिनसे इतना चिढ़ गए थे कि उनकी निर्मम हत्या कर दी। उनके फांसी के फंदे पर लटकते ही यह राज हमेशा के लिए एक राज ही रह जाता है। भारतीय कानून में दोषी मतलब दोषी ही होता है, चाहे वह कोई और हो या सामान्य नागरिक हो। कानून के आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है। अतः मुजरिम को उसके अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाता है, चाहे वह कोई पद का धारक क्यों ना हो, चाहे वह आम नागरिक हो या खुद न्यायाधीश क्यों ना हो। अपराध किया है तो सजा उसे जरूर मिलेगी। यही हमारा कानून व्यवस्था कहता है और इसी के अनुसार आगे भी चलना चाहिए। अंततः मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपने कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए और अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो कानून व्यवस्था एक जज को फांसी पर लटका सकता है तो एक आम नागरिक को वैसे ही न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।